Welcome dear students, today we are going to discuss introduction to frictional force. After covering this topic, you will be able to define the term friction, you will be able to state the different kinds of friction, you will be able to state the laws of friction, and you will be able to recall the following terms related to friction. First is angle of friction, second is angle of repose, and third term is cone of friction. देखिए यहाँ पे हम लोग अपनी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। अब देखिए फ्रिक्शन के बारे में अगर एक सिंपल सा एक आइडिया आपको दिया जाए तो हम लोग इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो कि फ्रिक्शन होता क्या है, राइट। फ्रिक्शन के कौन कौन से लॉज हैं, स्टैटिक लॉज कौन से हैं, डायनामिक लॉज कौन से हैं। उसके बाद में इन लॉज को स्टडी करने के बाद आगे इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशंस में आपके पास जैसे लैडर पे एप्लीकेशन कैसे रहेगी, मतलब इंक्लाइन सरफेस अगर एग्जिस्ट करता है तो, इसी के साथ में हमारे पास अगर वेज एग्जिस्ट करता है, एक पूरी बॉडी एग्जिस्ट करती है तो उसमें कैसे रहेगा कॉन्टेक्ट बॉडीज में। तो ये सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बट अब जनरली अगर फ्रिक्शन को एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझा जाए तो सिंपल सी लैंग्वेज में फ्रिक्शन क्या होता है, विच अपोज द मोशन। फॉर एग्जाम्पल आप मूव करना स्टार्ट करते हो, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब आप चलने की कोशिश करते हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी मोशन को जो सरफेस है, जैसे ये हमारा सरफेस हो गया, इस सरफेस पे आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे मूव कर रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे मूव करेगा तो इसका सरफेस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो ये इसको अपोज करने के लिए अपनी तरफ से जो फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग नाम देते हैं फ्रिक्शन, जिसे हिंदी में बोला जाता है घर्षण, राइट। तो वही चीज है हमारे पास फ्रिक्शन। ये क्या होता है, फ्रिक्शन एक्चुअली हर बॉडी के अंदर मूवमेंट के टाइम पे फ्रिक्शन होना जरूरी है, राइट। अगर ये सरफेस अगर फ्रिक्शन जनरेट नहीं करेगा ना तो ये बॉडी जो है वो मूव नहीं कर पाएगी, वो सीधा सिंपली स्लाइड करेगी। तो कई बार जैसे हम लोग देखते हैं कि बारिश के सीजन में जब हम लोग रोड्स पे जाते हैं, हमारी जो बाइक्स हैं, जो हमारे जो व्हीकल्स हैं, बेसिकली ये स्लाइड कर जाते हैं। तो ये स्लाइड इसलिए कर जाते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रोड है वो फ्रिक्शन फोर्सेस को अप्लाई करना बंद कर देता है। तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करना बंद करेगा, जब मोशन अपोज ही नहीं होगा तो इसका मतलब वो एक गिवन डायरेक्शन में कांस्टेंट लगता जाएगा और इनडायरेक्टली जो बॉडी है वो कंप्लीटली स्लिप होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। ये मतलब बेसिकली हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ के साथ ये कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत आसानी से हम लोग रिलेट करके चल सकते हैं, राइट। आगे अगर हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक में जो कि इंट्रोडक्शन टू फ्रिक्शनल फोर्स है, इसके अगर टॉपिक्स की बात करते हैं जनरली कि मतलब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस किस टाइप के रहते हैं यहाँ से, तो यहाँ से बेटा आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग आंसर टाइप तीनों टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। बट मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनते हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप या फिर ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जिसमें आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो रहेंगे वो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस इस टॉपिक से रहते हैं, राइट। न्यूमेरिकल्स ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन से, थोड़े बहुत बनते भी हैं, इससे भी बनते हैं, तो वो हम साथ के साथ इसमें कवर करते हुए जाएंगे। आगे अगर इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें हमारे इंट्रोडक्शन टू फ्रिक्शनल फोर्स टॉपिक की, तो बेटा यहाँ पे अब मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको समझाया कि कोई भी बॉडी जब मूव करना स्टार्ट करती है तो अपोजिंग फोर्स जो लगता है दैट इज फ्रिक्शन, राइट। अब वो फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, कब फ्रिक्शन की वजह से एक बॉडी अपोज हो जाएगी। अब पीछे से अगर अपोजिट फोर्स ज्यादा लगना स्टार्ट हो जाए, इस बॉडी को मूव कराने से ज्यादा इस पे ड्राइविंग फोर्स की बजाय पीछे वाला फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो ये बॉडी रेस्ट में रहेगी। और जब यही फोर्स की वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो जाएगा फ्रिक्शन से, तो ये बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी। तो यही सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कब एक बॉडी मूव करेगी, कब ये रेस्ट कंडीशन में रहेगी, कितने टाइप के फ्रिक्शंस एग्जिस्ट करते हैं और इन फ्रिक्शंस को हम कैसे स्टडी करते हैं, रिलेट करते हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये सब हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टर्म से, जिसमें हम लोग बात करते हैं अभी डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स दोनों का मतलब एक ही है, राइट। दोनों को हम लोग मतलब एक ही साथ पढ़ते हैं। आप या बोल सकते हो फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये फोर्स की फॉर्म में ही एक्ट करता है। अब फ्रिक्शन की डेफिनेशन बेटा देखिए, हमारे पास एक ये बॉडी है जिसका मास या वेट दे रखा है W, इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया आपने, एक्सटर्नल फोर्स को कैपिटल P या कैपिटल F लिख दिया। अब ये बोलता है ये बॉडी जब मूव करने की कोशिश करेगी तो इसके जो नीचे वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये सरफेस क्या करेगा, इस बॉडी की मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो अपोज करने की कोशिश करेगा तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दिस फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स, राइट।
तो हम लोग अगर सिंपल सी लैंग्वेज में अगर लिखते हैं फ्रिक्शनल को, फ्रिक्शनल फोर्स को या फ्रिक्शन को, तो ये क्या होता है, ये ऑपोजिट फोर्स है। इट इज द ऑपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी टू अपोज द मोशन। मोशन को रोकने के लिए, मोशन को अपोज करने के लिए जो भी फोर्स लगेगा, दैट फोर्स विल बी नोन एज फ्रिक्शन। अब देखिए हमने लिखा द फोर्स विच अपोजेस द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज फ्रिक्शन। अब बेटा ये जो फोर्स बना है आपके पास फ्रिक्शन, ये हमेशा जनरेट कहां पे होगा, कांटेक्ट पे, कांटेक्ट सरफेस। जो भी दो बॉडीज के बीच का, मान लो ये अपना नीचे वाला सरफेस था, ये ऊपर वाला सरफेस, इन दोनों बॉडीज के बीच का जो भी कांटेक्ट बनेगा, दैट कांटेक्ट पे ही हमारा, कांटेक्ट सरफेस पे ही बनेगा फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज। इट ऑलवेज एक्ट्स, तो हमने लिखा इट ऑलवेज एक्ट्स एट कांस्टेंट कांटेक्ट सरफेस। जितना भी जो भी अपना कांटेक्ट सरफेस है उस पर हमेशा एक्ट करता है फ्रिक्शन फोर्स। तो बेटा यहाँ पे हमने हमारे फर्स्ट लर्निंग आउटकम को कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने जाना कि एक्चुअल में फ्रिक्शन जो टर्म है, ये फ्रिक्शन होती क्या है। राइट, तो यहां रुकते हैं एक नॉलेज चेक के लिए। लेट्स हैव अ नॉलेज चेक।